कंसिडरेशन। मुझे लगता है कि इसका मीनिंग कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पे क्वेश्चन। आज मैंने बहुत साफ साफ लिखा है, ठीक है। ये जो टॉपिक है एक बार सब ध्यान दे दो। हमने स्टार्टिंग की थी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, और प्रॉमिस में हमने ऐड करना था कंसिडरेशन, तब ये बनता है एग्रीमेंट। तो ये कंसिडरेशन क्या है? जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो ध्यान से इस जगह से ज़रूर अच्छी तरीके से इसको कैप्चर करें कि एक मतलब पुरानी कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो जितने भी बिजनेस रिलेशंस होते हैं या कमर्शियल रिलेशंस होते हैं, और जिनको हम लॉ की लैंग्वेज में, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन लीगल रिलेशनशिप, तो जितने भी लीगल रिलेशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। और सीधी सी बात है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, क्या आप फ्री में किसी को दे दोगे? थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअलिटी पे मत जाना कि भगवान ने सपने में दर्शन दिए हैं, उनको छोड़ दो। एक सिंपल एक कॉमन मैन की बात करो तो आपके पास इवन आपके घर पे जो पुराने न्यूज़पेपर पड़े होते हैं उनको भी आप नहीं देते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि जब भी कोई स्क्रैपर कबाड़ी आएगा तो हम उसको बेच करके कुछ ना कुछ रिटर्न ले लेंगे। इवन आपका पेन भी टूट जाता है तो वो टूटे हुए पेन को लोग घर के उस कॉर्नर पे डाल देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोहा, टीन, प्लास्टिक जैसी चीज़ें घर वाले स्टोर कर देते हैं, ताकि वो प्लास्टिक की एक छोटे से टुकड़े से भी आप वैल्यू गेन कर सको। बात समझ रहे ना? तो इसलिए आपको कि रिटर्न चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हो तब रिटर्न चाहिए, प्रोडक्ट दे रहे हो तो रिटर्न चाहिए, तो बिना रिटर्न के तो कोई बात ही नहीं होती। तो इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का याद है मतलब, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस डील, ठीक है ना। तो बिजनेस डील में आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए, उस रिटर्न को ही हम बोलते हैं, रोमन लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड यूज हुआ क्विड प्रो क्यो, ये रोमन लैंग्वेज में है, हिंदी में इसे प्रतिफल बोला जाता है और इंग्लिश में कंसिडरेशन है, ठीक है। और जिसका मीनिंग है, इन तीनों का मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम क्या यहाँ पे समथिंग की जगह एनीथिंग कर सकते हैं? तो देखो ध्यान देना कि लॉ मेकर्स जितने भी थे वो बहुत बहुत सोच समझ के एक चीजें बनाते थे। उन्होंने एनीथिंग नहीं रखा क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम सारे बच्चे ईश्वर करे सीए बन जाओ, और बन गए मान लो, तो सीए बनने के बाद अगर आपसे कोई काम करवाता है, सिंपल सी बात है, आपका मतलब ऑडिट, अपनी कंपनी का ऑडिट कराएगा या अपने अकाउंट सेटल कराएगा, तो उसने आप अपनी कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क आपसे करवा दिया, और उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? फीस, रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन में उस पर्सन ने या उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने मिल करके कंपनी का जितना भी कबाड़ था, यानी लोहा, टीन, प्लास्टिक, टूटी फूटी बॉटल्स, वो सब एज रेम्युनरेशन आपको दे दिया। ले लोगे? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेम्युनरेशन में पेमेंट चाहिए, ठीक है। सिचुएशन चेंज करो थोड़ी देर के लिए, तुम सीए नहीं बन पाए, सारे कबाड़ी बन गए, सारे कबाड़ी बन गए। अब कबाड़ी बन गए तो वो जो ऑफर किया उसने, लोहा, टीन, प्लास्टिक, टूटा फूटा बॉटल्स, अब एक्सेप्ट कर लोगे नहीं कर लोगे?
कर लोगे एक्सेप्ट? बात समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? कि एनीथिंग अगर लिख देते तो एनीथिंग में कुछ भी आ जाता, और कुछ भी का मतलब कुछ भी मतलब अगर चलो कंपनी वाले ने तो आपको लोहा टिन प्लास्टिक दे दिया, किसी और पर्सन का काम किया तो उसने अपने घर से गाय भैंस का गोबर उठाया, वो आपको सप्लाई कर दिया। बोले ये लो, आपने मेरा काम करके दिया, इसके रिटर्न में मैं आपको कुछ दे रहा हूं, एनीथिंग। ले लेते, एक सीए ले लेता गोबर, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज कर दो, तुम सारे उपले बनाने वाले बन जाओ तो जो काऊ डंग होता है उसका जो केक बनाया जाता है, नाम कितने बढ़िया बढ़िया ले लोगे? उपले बनाने का काम करोगे तो तुरंत ले लोगे, लेकिन एक सीए बन के नहीं लोगे। तो इसलिए पर्सन टू पर्सन एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कंसिडरेशन का मतलब एनीथिंग नहीं कि किसी को कुछ भी दे दो। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग, समथिंग मतलब सम वैल्यूएबल थिंग। और वो कौन सी थिंग? विच वॉज एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब अपने इस एग्जाम्पल को ले लो, तुम्हें पढ़ाने का प्रॉमिस किसने किया? इंस्टीट्यूट ने, गौरव सर ने। क्या चाहिए उनको? वो भी फिक्स्ड, जो भी अमाउंट उन्हें बताएगा, क्या उसके बदले कुछ और ले लेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रॉमिसर की डिजायर थी कि मैं तुमको पढ़ाने का प्रॉमिस करता हूं, मुझे यही चीज चाहिए, तो वही चीज उनके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, अब अपनी साइड से ले लो। तुम जब यहाँ पे पढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आए थे, तो तुम्हारे डायलॉग के पीछे की लाइन जो हिडन थी वो क्या थी? कि आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं फीस पे कर दूंगा या कर दूंगी। तो तुम्हारा फीस पे करने का प्रॉमिस था, तो तुम प्रॉमिसर हो गए। तो तुमने प्रॉमिस किया फीस पे करने का कब? जब तुम्हारे को सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन पढ़ाया जाए, क्योंकि तुम सीए फाउंडेशन पढ़ने आए थे। और अगर हमने तुम्हें सीएस फाउंडेशन पढ़ा दिया, एमबीए पढ़ा दिया, बीबीए पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, क्या दोगे? फीस नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डिजायर क्या थी? सीए फाउंडेशन का सिलेबस। तुम्हारी डिजायर पर हमने वो डिजायर फुलफिल करके ही नहीं दी, तो तुम हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं दोगे। तो अब यहीं पर तुम्हारे बीच में ही कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको सीए में इंटरेस्ट नहीं हो। वो 2 दिन क्लास में बैठने के बाद चला जाएगा, कहेगा सर आपने मुझे सीएस फाउंडेशन का पढ़ाना था, आप सीए फाउंडेशन में क्यों पढ़ा रहे हो? क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा? जबकि नॉलेज उसको दी जा रही है, बट उस नॉलेज की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? जैसे मैंने कबाड़ी का एग्जांपल दिया कि कबाड़ी के लिए उस टूटे फूटे प्लास्टिक की बॉटल्स की भी वैल्यू है, बट एक सीए के लिए, एक एडवोकेट के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए लॉ मेकर्स ने यहाँ पे एनीथिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने समथिंग वर्ड इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है कि कंसिडरेशन मीन्स नॉट एवरीथिंग, कंसिडरेशन मीन्स दैट थिंग विच हैज सम वैल्यू फॉर द प्रॉमिसर। याद रहेगा? ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फिर तुम्हें याद दिला दूँ, जॉली LLB 2 देखिए, तो लास्ट सीन कितना बढ़िया सीन है कि एक चौराहे पर रुकता है और एक बच्चा आकर के उसकी गाड़ी साफ कर देता है, और गाड़ी साफ करने के बाद कहता है पैसे। ठीक है, उसने भी उसका मुंह साफ कर दिया पहुंच दिया, बोले बराबर, तो हो गया ना बराबर। भाई उसने तुम्हारी गाड़ी साफ की है तो उसको रिटर्न में कुछ चाहिए था, अब पैसे नहीं, तो उसने बोला ठीक है, जब बिना मांगे तुमने मेरे को सर्विस दे दी और मुझे उसका पे करना पड़ेगा, तो मैं भी तुम्हारे को बिना मांगे एक ऐसी सर्विस दे देता हूँ जो एडजस्ट हो जाए। ठीक है ना? यानी कुछ तो मिला ना। बाकी आगे का डायलॉग बहुत अच्छा है, बोले वकील हूँ शर्म किस बात की। ठीक है, और हकीकत है कि वकीलों को शर्म नहीं आती ऐसा, और हम जैसे लोग वकील इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमें शर्म आ गई। जब मैं एक बार कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे सीनियर ने मुझसे बोला कि आज आपको फ़ीस मांगनी है। मैंने कहा आप मुझसे कोई काम करवा लो, लेकिन ये फ़ीस मत मंगवाओ। बोले नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा क्लाइंट से पैसे निकालने के लिए।
तो मैंने बहुत कोशिश करी, वो नहीं माने, बोले आज तो तुम्हें फ़ीस लेनी ही है। तो एक क्लाइंट आया, उसकी एप्लीकेशन लिखने के बाद मैंने बोला कि जो बॉस हैं उन्होंने फ़ीस बोली है, फ़ीस दो। बोले फ़ीस तो मैंने वकील साहब को दे दी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, सर ने बोला है कि आज आपको फ़ीस देनी है तो देनी है। तो क्लाइंट बहुत ही एक्सपर्ट होता है, वो पूरे काम कराने के टाइम पे मुझे घुमाता रहा, बोले बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा, मैंने इतने पैसे दे दिए, ये है वो है, करते करते। लेकिन उस दिन मैं भी अड़ा हुआ था कि नहीं आज तो फ़ीस आप दे दो। खैर फाइनली उसने मतलब जेब में से सारे, बोले इधर भी पैसे नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी, करते करते उसने 10-10 रुपये के 2 नोट निकाले। और 2 नोट निकालने के बाद बोलता है कि मैं घर कैसे पहुँचूँगा, मेरे पास तो 20 रुपये हैं। तो उसने क्या करा, 10 रुपये अपनी जेब में, बोले कि ये तो मैं वापस चले जाऊँगा, ये 10 रुपये, और वो 10 रुपये उसने मुझे दिए। मुझे लेते हुए बहुत ख़राब लग रहा था, हालांकि ये लगभग आज से 8-9 साल पहले की बात है, तो इतना शर्म वाली बात नहीं थी, 10 रुपये कोई ऐसा भी नहीं थे, बट मुझे तब भी बहुत फील हुआ। और मैंने वो 10 रुपये हाथ में लिए और मुट्ठी बंद करके मैं सीधे अपने चैम्बर पे आया। और जैसे ही मैं आया, मेरे सीनियर बोले कि फ़ीस दे दी। मैंने कहा हाँ, कहाँ है, मैंने ऐसे गया, तो बोलते बस 10 रुपये। मैंने कहा सर इतनी दी है। उन्होंने उठाया, बोले कोई बात नहीं, जेब में रख लिया। तो वो दिन मेरा लास्ट डे बन गया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे से कचहरी का काम नहीं होगा, और मैं छोड़ के चला आया, क्योंकि 10 रुपये बहुत इंसल्टिंग था। हालांकि मेरे लिए नहीं था, मेरे सीनियर के लिए था, बट सीनियर ने उस 10 रुपये को भी रख लिया क्योंकि वकीलों को शर्म नहीं आती, और हमें शर्म आई तो हम वकील नहीं बन पाए। तो इसलिए खैर बैक, तो व्हाट इज कंसिडरेशन मीन्स, कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग तो समझ में आएगा ना, समथिंग इन रिटर्न। अब इसमें क्यूरी वर्सेस मिसा का केस दिखाई पड़ रहा होगा तुम्हारे को बुक में, तुम्हारी बुक में मीसा वर्सेस क्यूरी लिख दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में फर्स्ट टाइम इसकी डेफिनेशन दी गई थी कि कंसिडरेशन होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया, और उसमें लिखा देखो, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, यानी कानून के सेंस में एक अच्छे कंसिडरेशन का क्या है, मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, ये राइट की तरीके से हो सकता है भाई, जैसे तुमने यहाँ पर फीस पे कर दी, हमने तुम्हें एक राइट दे दिया कि तुम यहाँ के एसेट्स को यूज करो और पढ़ो, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ राइट, ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम इंटरेस्ट। कंपनी का शेयर परचेज करते ही कंपनी के डिसीजन में, कंपनी के हर चीज में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और बेनिफिट, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दुकान वाले से सब्जी परचेज करते हो तो बेनिफिट ही मिलता है, चाय पीते हो बेनिफिट मिलता है, शूज़ रिपेयर कराते हो तो शू रिपेयरिंग बेनिफिट ही है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, बेनिफिट की फॉर्म में हो सकता है, प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकता है, राइट की फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन क्या लिखा कि इट मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अकॉर्डिंग टू वन पार्टी, यानी एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, एक पार्टी को प्रॉफिट मिल रहा है, एक पार्टी को इंटरेस्ट या राइट मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या, दैट इज प्रोमिसर। लेकिन फॉरबियरेंस, याद आ गया, डेट्रीमेंट, नॉट टू डू का सेंस है, लॉस और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द प्रोमिसी। अब इसको रियल लाइफ से समझ लो, हमने प्रॉमिस किया कि हम पढ़ा देंगे, ठीक है, तो हमारे इस प्रॉमिस के बदले में तुम्हें क्या, नॉलेज तो मिली, एक वो तो चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें थोड़ा सा कष्ट हुआ। डेट्रीमेंट जो वर्ड यूज है ना, वो उसका मतलब कुछ पेन, कुछ लॉस, वर्ड्स दे रखे हैं आगे, कैसे हुआ सोचो। पेन, एक तो सुबह उठ के नहीं, सबसे मेन जब फीस पे कर रहे थे तो अपने पेरेंट्स के चेहरे देखते, जब वो पे करते ना तो कई लोगों को पेन होता है, देखो बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा,
तो वो पैसा जब जाता है तो उनको पेन एक फील होता है, एक जो ना हमारी इवन जब कहते हैं ना कि कोई हमारा खिलौना भी टूट जाता है तो उसको जब कबाड़ी को बेचा जाता है तो भी एक पेन जरूर होता है, एक फीलिंग्स होती है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी को बेनिफिट ही मिले, ठीक है, हर पार्टी को एडवांटेज ही मिले, हर पार्टी को राइट्स ही मिले, ऐसा नहीं है। एक पार्टी के लिए बेनिफिट हो सकता है तो दूसरे के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। और जो तुम कह रहे हो उसको इस तरीके से कि तुमने प्रॉमिस किया फीस पे करने का तो हम प्रॉमिस ही हो गए, तो तुम्हारे इस फीस के बदले में हमें एक पेन लेना पड़ रहा है, सुबह से उठना पड़ता है, मन नहीं करता उठने का, भाग के आना पड़ता है, क्योंकि एक दिन गलती करें, दूसरी दिन गलती करें, तीसरे दिन तुम ही लोग शिकायत करोगे, बोले इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना। सिंपल सी बात है, मतलब मैं रियलिटी की एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं दोनों पार्टी को फायदा पहुंचाए। इट मे बी beneficial for one person and it may be some kind of liability, some kind of loss, some kind of disadvantage for another party। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडिया के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया। अब इसको पढ़ के मुझे समझा दो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा IQ डेवलप हो चुका होना चाहिए, तो एक बार पढ़ के मुझे एक्सप्लेन कर दो फटाफट, ना तो फिर मैं तो करूंगा ही। हिंट दे चुका हूं वैसे मैं तुम्हारे को। हो गया, सब बच्चों ने पढ़ लिया? पढ़ लिया तो पढ़ो। अरे पढ़ो, मेरी शक्ल मत देखो। जो कानून की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती है, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज एकदम से आपको पकड़ में नहीं आएगी। जैसे तुम अपने घर रिटर्न हो रहे हो और किसी तुम्हारे चलते फिरते यार दोस्त ने, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलोगे? मैं घर जा रहा हूँ। तुमने बोला मैं घर जा रहा हूँ। सेम सिचुएशन में एक रिक्शे वाला है, उससे पूछा तो वो क्या बोलेगा? मैं भी घर जा रहा हूं। बैगर से पूछा, उसका भी डायलॉग सेम होगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। ठीक है, तो किसी से पूछोगे और तुमसे भी पूछा जाए जो फ्यूचर सीए हैं और वो भी अगर बोले सेम रिप्लाई दे, तो उस बैगर में और सीए में क्या डिफरेंस रहा? ठीक है ना। तो सीए हो, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड अपने आप को फील करो कि अब आप लेमैन नहीं हो, अब आप थोड़ा सा स्पेशल हो, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को स्पेशल कर दो। बोले क्या? किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले मैं अपने निवासालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। डेकोरेट कर दो। एक बार एक MA हिंदी की एक मतलब एक्सपर्ट ऐसे डिस्कशन हुआ, बोले कि मतलब इंग्लिश और हिंदी में कंपैरिजन चल रहा था, तो बोले इंग्लिश बहुत टफ है, हिंदी तो आसान है। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो। बोले जो टफेस्ट लैंग्वेज है उनमें से हिंदी का नाम आता है, और इंग्लिश तो फनी लैंग्वेज है, रियली फनी लैंग्वेज है। TO2 और DO2 बट जियो गो हो जाता है। तो कोई सेंस नहीं है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो जहाँ पे वाई हो वहाँ पर वाई हटा के IES कर देते हैं, जैसे LADY लेडी, तो लेडीज हो जाता है। रूल है वाई हटा के IES। F या FE हो तो VES हो जाता है। THIEF थीफ, तो THIEVES हो जाता है थीव्स।
ठीक है ना, CH, SH, X, Z जिनके लास्ट में वहाँ पे S की जगह ES हो जाता है, जैसे BUS, ES बसेस के लास्ट में S है। WATCH वॉच, वॉचेस, CH है, ES लग जाता है। लेकिन अब उसके बाद टूथ का टीथ क्यों होता है? तो उसका रूल अगर पढ़ोगे बुक में तो लिखा होगा कि देर आर सर्टेन वर्ड्स विच कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वॉवेल्स, यानी MAN मैन सिंगुलर है तो MEN मैन प्लूरल है, लेकिन उसका सेंस कहीं नहीं बताया गया कि वो कौन कौन से वर्ड्स के साथ और क्यों होगा, उन वर्ड्स के साथ ऐसा क्यों होगा। जैसे उन्होंने बोला ना CH, SH, X, Z होगा तो ऐसे वर्ड्स के लास्ट में ES लगेगा। और जब लेडी बोला मैंने, लेडी के बाद में वाई हटा के लेडीज हो जाएगा, लेकिन वहीं पे बॉय का क्या होता है, BOYES थोड़ी होता है। तो वहां पर भी उन्होंने रूल बना दिया कि चलो कि वाई से पहले, ठीक पहले अगर वॉवेल आ गया तो आप वाई वहां पे वाई नहीं हटाओगे, सिंपल S लगा दो। तो मतलब कोई तुक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। तो इंग्लिश के लिए अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है नमक हराम, जो नमक हलाल मूवी का, कि आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो रियली इट्स अ फनी लैंग्वेज। तो मैंने इनसे बात कही, मैंने कहा ये तो फनी है और हिंदी बहुत टफ है। तो बोले कि हिंदी टफ नहीं है, मैं बेट लगा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपसे बेट लगाता हूँ, मैं आपको हिंदी का एक पैराग्राफ दूंगा, आप उसको समझा देना। चैलेंज हो गया और पकोड़े का चैलेंज हुआ, पकोड़े खिलाने का। तो थोड़ा सा मैं भी कुछ सनकी कुछ मामलों में, क्योंकि अब बेट लगा दिया, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों इस पर बात करें कि कुछ ना कुछ स्पेशल करना है। तो हम लोग गए रामा बुक डिपो पे, और रामा बुक डिपो पे हमने हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी खरीदी, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी खरीदी केवल इसके लिए। और हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी खरीद करके लेके आया, घर पे बैठ कर एक पैराग्राफ क्रिएट किया, और वो पैराग्राफ ले जा करके मैंने एक पर्चे पे लिख करके दिया। मैंने कहा भाभी लगती थी मेरी, कि मैंने कहा आप इसको समझा दो। उन्होंने पढ़ा और वो हार गई। और वो लाइन आज भी मेरे को याद है, तुम्हें सुना देता हूँ, कि उसको पर पुरुष के आलिंगन में देखकर स्वयं को तेलिया पखान से आहत हो मैं अंटा गुड़गुड़ हो गई। हिंदी थी। ठीक है, तो वो नहीं समझ पाई। इसका मीनिंग भी मैं तुम्हें कल समझाऊंगा, आज नहीं समझाऊंगा। तो हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन आपको टफ ही इस्तेमाल करनी है। अगर तुम में से कोई बच्चा हिंदी यूज़ करे तो वो लेमैन की लैंग्वेज ना इस्तेमाल करे। और इंग्लिश तो तुम्हें करना ही है, तो इंग्लिश में भी आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करनी है। जो लिखी ना, सीधा सीधा लिख देते हैं कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इन्होंने ऐसे नहीं लिखा। क्या लिखा है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और हैज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, प्रॉमिस टू डू और प्रॉमिस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, तो दिस डूइंग और एब्सटिनेंस इज कंसिडरेशन। कितनी अच्छी लिखी हुई है। तो वही है, जैसे मशीन की डेफिनेशन 3 इडियट्स में दे रखी ना, फिर बाद में कहने इसको सही से समझाओ, तो उसने पूरा समझा दिया। तो यहाँ पर लेकिन वो एक फन है, ये रियलिटी है कि लॉ की लैंग्वेज में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए किया जाता है ताकि एक डाउट ना रहे, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज में एक एक फुल स्टॉप और एक एक कॉमे से पूरा सेंस बदल जाता है। ठीक है, लास्ट देखो आज का, इससे समझ लो, ये एक वर्ड है हिंदी का, और ये जो तुम्हारे जो रीजनिंग वाले सर हैं, ये उनको मैंने देखा था इसको समझाते हैं, तो उन्हीं का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। बता देना कि सर ये आपका भला है, क्रेडिट गोज टू यू। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इसका सेंस क्या हो रहा है? रोको मत, जाने दो। ठीक है ना। और अगर मैंने ये कॉमा हटा करके यहाँ पे लगा दिया, रोको मत, जाने दो, यानी एक कॉमे से बहुत बड़ा
सेंस चेंज हो जाता है। तो इसलिए लॉ मेकर्स कभी भी जब भी लॉ बनता है तो उसकी जो डेफिनेशन, उसकी टेक्निकल वर्ड्स की जो डेफिनेशंस होती है, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब लिखते हैं, ताकि एक भी परसेंट शक ना रहे। तो इसलिए थोड़ा सा कभी बार टफ लैंग्वेज हो जाती है और आपको इसी लैंग्वेज को फॉलो करना है, बिकॉज यू आर नॉट द लेमैन। अब आप स्पेशल हो, विशिष्ट व्यक्ति हो, ठीक है? तो इसलिए अपने विशिष्टता बनाए रखो। बाकी कल मिलते हैं।